हेलो, गुड इवनिंग सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी को जहां तक मेरी बात पहुंच सकती है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं आप लोगों को क्या सुनाई दे रहा हूं, क्या आप लोगों को ऑडिबल है, विजिबल है, सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। हमने अभी ईएसआईसी के लिए दो भर्तियों के लिए ईएसआईसी की दो भर्तियों के लिए आपके रेडियोग्राफर, जूनियर रेडियोग्राफर और जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, इन तीनों भर्तियों के लिए हमने दो बैच चला रखे हैं। एक सर्जिकल स्ट्राइक बैच है जो कि एमएलटी वाले छात्रों के लिए, यानी कि जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट वालों के लिए। एक अपना बैच है चंद्रयान बैच है जो कि रेडियोग्राफर और जूनियर रेडियोग्राफर वाले साथियों के लिए अपन ने लॉन्च किया हुआ है, जो कि जिन्होंने डीआरटी या बीआरटी कर रखा है। मैं आपको बता दूं, जूनियर रेडियोग्राफर के लिए कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। रेडियोग्राफर के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि अगर आपको डीआरटी पास आउट 1 ईयर हो गया तो आप आराम से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट संस्था का एक्सपीरियंस भी वैलिड होगा और उसकी ऐसा नहीं कि बहुत गहन जांच होती है, लेकिन हाँ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एक वैलिड जगह का, प्राइवेट जगह का, राइट। वैसे आपके जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए भी 1 ईयर का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि अभी आपने देखा कि पूरे राजस्थान में अभी जो भर्तियां हुई वो किस तरह से अटकी हुई हैं, लेकिन जो बाहर की जो भर्तियां हैं एमपी, यूपी, तमिल और उड़ीसा, यहाँ पंजाब, चंडीगढ़, यहाँ पर जो आपके अवसर हैं, वहां वाले जितने बच्चे हैं, यूपी वाले जो बच्चे लगातार कनेक्टेड में हैं, उन सब के लिए तो बोलूंगा कि आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है, क्योंकि अब की बार करेंगे अपन सब लोग सिलेक्शन पर मिलके बार। जी हाँ, हेलिक्स से तो मुमकिन है और इस मुमकिन सीरीज को बनाते हैं आगे एक और तरफ से मुमकिन। और अब मैं लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए, सब लोगों की डिमांड थी कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी कौन करवाएगा, कौन करवाएगा, कौन करवाएगा। बहुत सारे टीचर्स होंगे, इसको स्टार्ट में कर रहा हूं, बाकी टीचर्स आप लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी और भी पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि मेरे दम कंधों पर ही जिम्मेदारी रहेगी। तो आगे की ओर चलते हैं अपन लोग, चलिए। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भर्ती स्पेशल बैच ये होने वाला है। भर्ती स्पेशल बैच ये ऐसा नहीं है कि एसआईसी ही हम लोग केवल टारगेट नहीं कर रहे, और जितने भी स्टेट वैकेंसीज है या आपकी सेंट्रल वैकेंसीज है, जितने भी आपने आपके एम्स वैकेंसीज है, बहुत सारे कोचिंग वाले भ्रामक रूप से प्रचार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से देखो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कोई सिलेक्ट हो, सिलेक्शन नहीं है। जो एग्जाम से सिलेक्ट हो वो फैकल्टीज रहेंगी, अपने जो पीजीआई से सिलेक्टेड है वो फैकल्टी रहेगी। तो बहुत बड़ा चीजें आने वाली है। तो हमारे जो मेंटर हैं वो बहुत अच्छी जगह से आप लोग को आएंगे और बहुत अच्छी जगह से आपको पढ़ाएंगे। तो बहुत स्पेशल क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए। मैं आप सबका प्यारा प्रेमी, एकदम आप लोग को अच्छा चाहने वाला हमेशा मैं रहा हूं, और आप लोगों के लिए मैं कहता हूं कि एक बार हम सब लोग हेलिक्स है तो मुमकिन है इस लाइन को सार्थक बनाएंगे, और एक बार फिर से हम लोग एनाटॉमी को स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेशन में हम लोग स्टार्ट करने से पहले एनाटॉमी को जानेंगे और उसके बाद फिजियोलॉजी के बारे में चर्चाएं करेंगे। देखो, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दो एक वर्ड्स हैं, दोनों वर्ड्स के बारे में कई बार हम लोग चर्चा करते हैं कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बोथ आर डिफरेंट। देखिए, जितने भी स्ट्रक्चर है, देखो जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो सब क्या किसमें आते हैं, आपके एनाटॉमी में आते हैं। और ये जितने भी स्ट्रक्चर्स है बॉडी के, वो किस तरह से कोरिलेट करते हैं, ये जैसे किस तरह से कोरिलेट करते हैं। कोरिलेट मतलब किस तरह से वो केमिकल रिएक्शंस के द्वारा कोरिलेट करते हैं, या उनके अंदर कोरिलेशन किस तरह से बनता है, कोई न्यूरॉन है तो दूसरे न्यूरॉन से किस तरह कोरिलेट करता है, वो सब क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी कहलाता है प्यारे बच्चों। तो एक आपका एनाटॉमी है और आपका फिजियोलॉजी, जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो एनाटॉमी है। जैसे कि मैं बात करूं कि जो जॉइंट है, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, एनाटॉमी है। स्टमक है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, एनाटॉमी है। मैं बोलूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी स्ट्रक्चर वो क्या है, एनाटॉमी है। अगर मैं कहूं कि आपकी बात हो ईयर है, वो कैसे एनाटॉमी, ईयर कैसे सुन कैसे रहा है, ईयर में हियरिंग का काम कैसे हो रहा है, हियरिंग बैलेंस का काम कैसे कर रहा है, वो आपका क्या होता है, फिजियोलॉजी होता है, राइट बच्चे। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो आपका मैं डिफरेंस में आपको बता देता हूं। तो एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी ऑल द अबाउट जो सारी चीजें हैं, ये स्ट्रक्चर्स की चर्चा होती है। जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, राइट, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सब क्या है, एनाटॉमी है। लेकिन उनके बीच कोरिलेशन कैसे होता है ना, कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैसे होती है, मेटाबॉलिक कोरिलेशन कैसे होता है, वो क्या कहलाता है आपको, आपका फिजियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, मेट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये दोनों आप लोग मैं बता दूं कि जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है, जरा जितना भी स्ट्रक्चर है ना, जिस तरह से मैं बात करूं कि जैसे जॉइंट है, जॉइंट वर्क कैसे करेगा, वो फिजियोलॉजी, लेकिन जॉइंट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है आपका, एनाटॉमी। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में एक बेसिक डिफरेंस आता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एनाटॉमी फिजियोलॉजी बात तो हम बाद में करते हैं, लेकिन कुछ चीजें जैसे कि हम लोग जब बात कर रहे थे, आज हम लोग चंद्रयान बैच भी हमारे बैच में, अभी हम लोग बात कर रहे थे, चंद्रयान बैच की बात हम लोग कर रहे थे। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि मान लीजिए चंद्रमा है, ये आपका मून है,
जब मून होता है, ये जो चंद्रमा होता है, आप उसको पृथ्वी से देखोगे, मान लीजिए पृथ्वी अपनी, दिस इज द अर्थ, अर्थ पे बैठा हुआ कोई बच्चा है जो जनरली कहता है, हम लोग, आपको पता है कि हम लोग अपनी भारतीय संस्कृति में चंदा मामा या चंद्रमा को हम लोग व्रत वगैरह देते, तो आप लोग जब देखते हो चंद्रमा, तो आप देखते होंगे कि ये मून जो होता है वो क्या होता है, ब्राइट होता है, चमकीला होता है, राइट, ब्राइट कलर होता है, चमकीला होता है, इसलिए कई जगह आप देखा होगा ब्राइट मून होता है। आपको अभी हम चंद्रयान जब चंद्रमा पर पहुंचा, तो वहां पर या उससे पहले के भी रिसर्च जितने भी थे उनमें बताया गया कि मून की खुद की लाइट नहीं होती। देखो मैं यहाँ से एनाटॉमी फिजियोलॉजी कैसे कोरिलेट करूंगा उस चीज को समझने की आप लोग कोशिश करना। मून की खुद की लाइट नहीं होती, जितने भी अपने ग्रह, उपग्रह, प्लेनेट्स वगैरह जितने भी होते हैं, हमारे पृथ्वी के अलावा जितने भी होते हैं, वो सब लोग क्या करते हैं, अपनी जो हीट होती है, एनर्जी होती है, वो सब क्या होती है, सीधा रिफ्लेक्ट यहां पर जाती है। और मून क्या करता है, किसी भी लाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं करता, सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए मून रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से, रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से क्या करता है, रिफ्लेक्टेड लाइट होने की वजह से क्या करेगा, ब्राइट मून कहलाता है, राइट, मतलब चमकीला होता है, रिफ्लेक्शन होता है हर लाइट का। अब इस रिफ्लेक्टेड लाइट का फायदा क्या है, इसके बारे में चर्चाएं करते हैं, राइट। इसके बारे में जब मैं चर्चाएं करूंगा तो आपने देखा ही कालांतर में पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे समुद्र हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, समुद्र, सी बोल सकता हूं मैं, समुद्र बोल सकता हूं, राइट, बहुत सारे समुद्र हुआ करते थे, समुद्र हुआ करते। समुद्र में आपने देखा होगा कि चंद्रमा की स्थिति के आधार पर, रिफ्लेक्शंस के आधार पर समुद्र में आप लोगों को ज्वार भाटा देखने को मिलता था। क्या देखने को मिलता था, ज्वार भाटा, राइट। लेकिन जब पृथ्वी के ऊपर बहुत ज्यादा टेम्परेचर, जब पृथ्वी पर जीवन नहीं था उस टाइम टेम्परेचर क्या था, बहुत ज्यादा था। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से उस टाइम हमारे पृथ्वी पर ज्वालामुखी भी हुआ करते थे। आई बात समझ में। तो पृथ्वी पर ज्वालामुखी भी बहुत पर्याप्त मात्रा में थे। पृथ्वी के ऊपर आपके जो ज्वार भाटा कब देखने को मिले, जब टेम्परेचर कम होने लगा, जब समुद्रों में, तब क्या हुआ, ज्वार भाटा देखने को मिला। लेकिन जब पृथ्वी पर टेम्परेचर ज्यादा था उस वक्त क्या था, पृथ्वी पर ज्वालामुखी देखने को मिलते थे। जब ज्वालामुखी देखने को मिलते थे तब इन समुद्र के अंदर कुछ भी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी। यहां पर कुछ एग्जिस्ट करने वाले कुछ चीजें, कुछ बैक्टीरिया यहां पर देखे गए, जिन्हें बोला गया आर्की बैक्टीरिया। क्या बोला गया बच्चों, आर्की बैक्टीरिया। समझने की कोशिश करना, ज्वालामुखी के अंदर भी जीवन देखा गया। मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी को जानने से पहले मैं आप लोगों के जीवन के बारे में चर्चाएं करूंगा कि जीवन आया कैसे, सेल का फॉर्मेशन हुआ कैसे, सेल बनी कैसे, टिश्यूज कैसे बनेगा, ऑर्गन कैसे बनेगा और एक सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे होगा प्यारे बच्चों, राइट। तो रिफ्लेक्टेड लाइट थी, मून ने जो रिफ्लेक्शन डाला समुद्र के ऊपर, जैसे जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन आता है उस हिसाब से ज्वार भाटा जनरेट होता है, ये आप सबको पता होगा। और ज्वालामुखी के अंदर भी कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया देखने को मिले, जिसे हम लोगों ने क्या बोला, आर्की बैक्टीरिया देखने को मिला। मैं सीधा चलता हूं समुद्र में, जिसके अंदर ज्वार भाटा देखने को मिल रहे थे। थोड़ा टेम्परेचर पृथ्वी पर कम हो चुका था, उस कंडीशन में आप लोग देखेंगे कि धीरे धीरे यहां पर कुछ आरएनए फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन होने लगा। धीरे धीरे कुछ क्या होने वाला, आरएनए फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन होने लगा। कहां, इन समुद्रों में, राइट। आरएनए फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन होने लगा। इसके साथ में कुछ यहां पर न्यूक्लिक एसिड्स, जैसे कि आरएनए फ्रेगमेंट्स जो होते हैं ये बनने लगे। कुछ प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स आप लोगों को दिखाई दिए, कुछ प्रोटीन फ्रेगमेंट्स दिखाई दिए। अभी यहां पर जब प्रोटीन फ्रेगमेंट्स दिखाई तो दो चीजें आप लोगों को, कुछ फ्रेगमेंट्स जो पहले, सबसे पहले समुद्र पे जो जीवन आया, सबसे पहले प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स दिखाई दिए। साथ में क्या दिखाई दिया आप लोगों को, न्यूक्लिक एसिड्स दिखाई दिए। न्यूक्लिक एसिड्स कौन कौन से हो सकते हैं, आपका आरएनए हो सकता है, प्यारे बच्चों डीएनए हो सकता है, राइट। आगे मैं अगर चर्चाएं करूं तो देखो, आगे की चर्चाएं अपन लोग कर लेते हैं। चर्चा करने से पहले मैं सबसे पहले आपको चलता हूं कि आपके पास दो चीजें आ चुकी हैं। एक आपका प्रोटीन पार्ट आ चुका है और एक आपका आ चुका है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो होगा वो दो प्रकार का होता है, डीएनए एंड दिस वन इज आरएनए, राइट। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का था, डीएनए एंड आरएनए, राइट। अब जो डीएनए और आरएनए थे, इसमें क्या अंतर है, जब ये अगर डबल स्ट्रैंडेड हो, है ना, ये तो क्या होता है आपका डीएनए, और आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। दिस वन इज सिंगल स्ट्रैंडेड, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड मेरे प्यारे बच्चा, और डीएनए क्या है आपका, डबल स्ट्रैंडेड है, राइट। दिस वन इज डबल स्ट्रैंडेड। इतना समझ में आने के बाद मैं आपको लेके चलता हूं प्रोटीन पे। प्रोटीन पार्ट्स कहां से बनना चालू हो गया था, सी के अंदर कुछ प्रोटीन पार्ट्स बनने चालू हो गए थे। ये आरएनए की फॉर्मेशन की, आरएनए की वजह से कुछ मिलाकर के आरएनए से राइबोसोमल आरएनए वगैरह, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन भी कुछ हिसाब से होने लगा, थोड़ा थोड़ा होने। आपको मैं बता देता हूं कि सबसे पहले
आपका डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड के फ्रेगमेंट्स मिले, छोटे छोटे टुकड़े समुद्र में बनाई दिए दिखाई दिए, और कुछ नहीं क्या हुआ, प्रोटीन का फॉर्मेशन, हल्के हल्के प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स दिखाई दिए। जब टेम्परेचर ज्यादा था, ज्वालामुखी था, उस कंडीशन में ये लोग एक्टिव नहीं थे। जब ज्वालामुखी था उस कंडीशन में ये लोग एक्टिव नहीं थे, मतलब ना ये एक्टिव था या ना ये एक्टिव था। जब ज्वालामुखी शांत हुए, जब ज्वार भाटा उत्पन्न हुआ, तो ठंडे होने की वजह से कुछ डीएनए आरएनए के फ्रेगमेंट्स दिखाई दिए, कुछ जो अपने दिखाई दिए प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स आपको दिखाई दिए। धीरे धीरे दो तरह की चीजें विकसित हुई प्यारे बच्चों, धीरे धीरे दो तरह की चीजें विकसित हुई कि अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा अच्छे से मैं डायग्राम बना देता हूं आप लोगों के लिए। इन्होंने बोला कि कोई एक इस तरह की संरचना है, ठीक है, ये बाहर तो बन जाए प्रोटीन की कोटिंग, बाहर आ जाए किसकी, प्रोटीन की कोटिंग, मतलब कालांतर में ऐसा हुआ कि प्रोटीन की कोटिंग तो बन गई बाहर और अंदर आ गया आपके न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लिक एसिड सिंगल स्ट्रैंडेड है तो ये होगा आपका आरएनए, और डबल स्ट्रैंडेड है तो कौन सा होगा, आपका डीएनए। तो मैंने डीएनए आरएनए दोनों नहीं बताया, मैंने डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। एक कंडीशन क्या हुई, एक कंडीशन इस तरह से हो गई कि ये रहा इस तरह से एक कोटिंग बन गई, ठीक है। इसके ऊपर क्या हुआ, एक और सुरक्षात्मक रूप से कोटिंग बन गई, राइट बच्चों, एक सुरक्षात्मक रूप से एक और कोटिंग इस पर बन चुकी है। और यहां पर जो अंदर वाली कोटिंग थी उसने कुछ इस तरह की संरचनाएं करी। देखो अंदर वाली कोटिंग के साथ क्या हुआ, ये अंदर वाली कोटिंग कुछ इस तरह से डेवलप, राइट, ये अंदर वाली कोटिंग कुछ इस तरह से डेवलप हो गई। यहां पर जो अंदर वाली थी इसको बोला सेल मेम्ब्रेन, इसको बोला गया सेल मेम्ब्रेन, और जो बाहर वाला कोटिंग था ये क्या था आपका, सेल वॉल, राइट। और अंदर मैंने क्या कहा, अंदर वाले जो एक न्यूक्लिक एसिड था, वो न्यूक्लिक एसिड कुछ इस तरह से डिवाइडेड हो गया, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मैं वापस से बनाता हूं, कुछ अंदर का जो न्यूक्लिक एसिड था कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये आपका हो गया न्यूक्लिक एसिड, ये आपका न्यूक्लिक एसिड था। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड इसको बोला गया बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया का जो जनरेशन हुआ कुछ इस तरह से हुआ। देखिए बैक्टीरिया और वायरस से क्वेश्चन काफी मात्रा में अपने चंद्रयान वालों के लिए और आपके जो दूसरा बैच सर्जिकल स्ट्राइक बैच उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं प्यारे बच्चों कि ये जो आपका बैक्टीरिया और वायरस वाला जो क्वेश्चन है वो एनाटॉमी के पोर्शन में आता है, इसलिए हम लोग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, राइट। चलिए तो बैक्टीरिया की जब हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन था, इसने अंदर से इनर फोल्डिंग करी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाया और क्या बना दिया, मीजोसोम बना दिया। और ये मीजोसोम क्या होता है, अगर आपको क्वेश्चन आ चुका है रेलवे के अंदर, आरआरबी के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है, मीजोसोम। सेल वॉल की बात मैं करूंगा, एक मिनट, सेल वॉल की बात करूंगा तो प्रोटेक्शन लेयर है, ये प्रोटेक्शन लेयर है, और ये प्रोटेक्शन लेयर किसका बना होता है, आपका पेप्टिडोग्लाइकेन का या पॉलीसेकेराइड का। दो चीजें एग्जाम में, दोनों ऑप्शन में से कोई सा भी आ सकता है, पेप्टिडोग्लाइकेन या पॉलीसेकेराइड, दोनों ही ठीक है ना। अब मेरे बात एक क्वेश्चन और आ जाता है कि जो बैक्टीरिया होता है इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, क्रोमोसोम के टोटल नंबर होते हैं 1, ठीक है, और इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस संरचना है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, तो दिस वन इज न्यूक्लियोइड। ये आपका न्यूक्लिक एसिड इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्या बना देता है, आपका न्यूक्लियोइड को फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे मैं बात करूंगा, तो यहाँ पर ये जो आपकी संरचना है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सिंपली क्या दिखाई दे रहा है, मैं एक बार इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ ताकि मेरे सभी प्यारे बच्चों को ये वाली संरचना भी समझ में आ सके, राइट। चलिए देखिए, इसको समझने से पहले समझो, देखो ये आपका न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट है, ठीक है, ये बाहर वाला पार्ट है, ये क्या है, प्रोटीन का एनवेलप। जब इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी तो ये बनाएगा वायरस, दिस वन इज वायरस, राइट, समझ में आ रही बात। इसके अंदर एक स्ट्रक्चर और बनेगी जो मैं आपको बता देता हूं, वो होगा राइबोसोम, और राइबोसोम जो होगा आपके बैक्टीरिया में वो कौन सा होगा, 70S टाइप का राइबोसोम। मैं भी और बात करूंगा, उससे पहले अपन आगे चलते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड जो था वो आपका कुछ इस तरह से था, राइट, और आपका जो प्रोटीन कोटिंग था वो इस तरह से था। ये भी जीवन है और ये भी कुछ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड बाहर वाला पार्ट क्या है, वो आपके प्रोटीन का है, थोड़ा सा पॉलीसेकेराइड वाले फ्रेगमेंट्स के साथ जुड़ गए हैं, तो प्रोटीन है, थोड़ा सा आपका शुगर है,
और साथ में न्यूक्लिक एसिड है, क्योंकि ये आपके समुद्रों में बनना चालू हुआ था और ये तो ज्वालामुखी के टाइम से ही है। इसकी बात करें तो ये कुछ ऐसा है कि ये क्रिस्टल फॉर्म में जब बाहर है तो ये वायरस है, तो वायरस जो होते हैं बाहर आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म बोले तो ये क्रिस्टल फॉर्म में है, ये क्रिस्टल फॉर्म में मिलेंगे बच्चों, और ये इनसाइड जो होंगे ये लिविंग फॉर्म में होंगे। अगर ये किसी जीवन के अंदर चले जाएं, किसी भी जीव के अंदर चले जाएं तो ये लिविंग फॉर्म में हो जाते हैं, और वायरस बाहर आउटसाइड द बॉडी होगा तो किससे होगा, क्रिस्टल फॉर्म में होगा। राइट, आगे बात हम लोग कर लेते हैं। आगे जब हम बात करेंगे तो न्यूक्लिक एसिड जो है, मैंने कहा था डीएनए हो सकता है और आरएनए हो सकता है। अगर न्यूक्लिक एसिड डीएनए है तो डीएनए वायरस होगा, अगर आरएनए है तो आरएनए वायरस होगा। अब मेरी बात सुन, इसको सेल बोला गया जबकि इसको सेल नहीं बोला गया। सेल इसलिए इसको सेल बोला गया, और बैक्टीरिया को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ये कौन सी सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है प्यारे बच्चों। लेकिन इसको अपन ने सेल नहीं बोला। वायरस सेल क्यों नहीं है, वायरस सेल इसलिए नहीं है क्योंकि आउटसाइड द बॉडी ये क्या है, क्रिस्टल है, एक मिट्टी का रेत है ना। लेकिन अगर ये जीवन के अंदर चला गया, किसी भी बॉडी के अंदर चला गया तो जीवित हो जाता है। इसलिए क्या बोला, वायरस को क्या बोला, लिविंग और नॉन लिविंग। आ रही बात समझ में, सजीव और निर्जीव के बीच की जो योजक कड़ी है, कनेक्टिंग लिंक है, इन दोनों के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिव लिंक, ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों आपके वैकेंसीज में। जो कनेक्टिव लिंक है आपके लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिव लिंक है, वो कौन होता है, आपका वायरस। ये क्वेश्चन आ चुका है। राइट, और बात इस पे कर सकते हैं कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इनके अंदर क्या है, इनके अंदर कोई भी दोहरी झिल्ली वाला, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, मतलब अच्छा सा न्यूक्लियस नहीं है ना। तो दोहरी झिल्ली युक्त वाले कोशिकाएं जैसे गोल्जी बॉडी नहीं, ये सब नहीं, इसलिए इनको क्या बोला गया, प्रोकैरियोटिक सेल बोला गया। इनको सेल क्यों नहीं बोला गया, क्योंकि ये क्या है, बाहर क्रिस्टल फॉर्म में है और अंदर क्या होते हैं, ये लिविंग फॉर्म में होते हैं। तो इनको क्या बोला गया, ये जीव भी नहीं है, निर्जीव भी नहीं है, दोनों के बीच का कनेक्टिव लिंक है, यानी कि योजक कड़ी। आगे अपन लोग बात करें तो वायरस जब आपने पढ़ लिया तो वायरस का काम क्या होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम वायरस क्या करते हैं, इन्फेक्शन कोज करते हैं। अब इन्फेक्शन कोज करते हैं तो आपको देखो सुनो, अगर पूरा वायरस, वायरस का मतलब क्या हो गया, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। राइट, अगर दो ही तो चीजें होती है वायरस में, प्रोटीन होता है और न्यूक्लिक एसिड होता है। अगर ये दोनों मिलकर के, यही तो वायरस है, अगर इन्फेक्शन कोज करेंगे तो इसको बोलेंगे वायरल इन्फेक्शन। इसको क्या बोलेंगे, वायरल इन्फेक्शन प्यारे बच्चों। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अगर इसका केवल, अगर कोई ऐसा जीव, मतलब उस कालांतर में कुछ ऐसा जीव भी दिखाई दिए, ये तो नहीं मिला, लेकिन ये केवल प्रोटीन पार्ट दिखाई दिया, बाहर वाला केवल प्रोटीन पार्ट दिखाई दिया, और ये प्रोटीन पार्ट क्या कर दे, इन्फेक्शन कर दे, तो कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव भी दिखाई दिए। आई बात समझे, तो अगला अपना क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर, केवल प्रोटीन पार्ट इन्फेक्शन करे, केवल प्रोटीन पार्ट इन्फेक्शन करे तो उस प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं प्रियोन। क्या बोलते हैं, प्रियोन। आया हुआ क्वेश्चन है, इस प्रोटीन पार्ट, कोई ऐसा प्रोटीन जो कि इन्फेक्शन कोज करता हो, है ना, प्रोटीन पार्ट जो कि इन्फेक्शन कोज करता हो, उस प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं प्रियोन, और इसको बोलते हैं प्रियोन इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं, प्रियोन इन्फेक्शन। राइट बच्चे, आगे बात कर लेते हैं कि अगर किसी जगह आपका प्रोटीन पार्ट नहीं है लेकिन केवल न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट है, केवल न्यूक्लिक एसिड किसी जीव में एंटर करके इन्फेक्शन कोज कर रहा है, तो वहां पर भी इन्फेक्शन। तो अगर कोई न्यूक्लिक एसिड, केवल न्यूक्लिक एसिड की बात हो रही है, अगर केवल न्यूक्लिक एसिड जो होगा और ये क्या कर रहा है, इन्फेक्शन कोज कर रहा है, अगर केवल न्यूक्लिक एसिड इन्फेक्शन कोज कर रहा है तो इसको बोलते हैं वायरोइड। यह आया हुआ क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं वायरोइड। एम्स का क्वेश्चन है बच्चों, है ना, यह उसको बोलते हैं वायरोइड, इसको बोलते हैं वायरोइड इन्फेक्शन। दिस वन इज वायरोइड इन्फेक्शन। राइट, दिस वन इज वायरोइड इन्फेक्शन। वायरोइड इन्फेक्शन में ऐसा पूछा जाता है कि कोई जेनेटिक मटेरियल इसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड को बोलते हैं, कि कोई ऐसा न्यूक्लिक एसिड जो कि इन्फेक्शन किसी भी जीव में एंटर करके इन्फेक्शन कोज कर सकता है, तो वो जीव तो कौन सा कहलाएगा, वायरोइड कहलाएगा, और ये इन्फेक्शन क्या बोलेंगे, वायरोइड इन्फेक्शन बोलेंगे। अगर आपको आ जाए कि ऐसा कोई प्रोटीन पार्ट जो कि किसी जीव के अंदर एंटर करके इन्फेक्शन कोज करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, उस जीव को बोलेंगे प्रियोन। जो भी एंटर किया है उस उस सूक्ष्म बोलेंगे प्रियोन, और जो इन्फेक्शन होगा कौन सा होगा, प्रियोन इन्फेक्शन। आगे बात समझ में, यहां तक मेरे हिसाब से कोई समस्या आप लोगों को आनी नहीं चाहिए। राइट, तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जब मिल जाए तो क्या होगा, वायरल इन्फेक्शन। केवल प्रोटीन इन्फेक्शन करे तो वो प्रियोन इन्फेक्शन, और केवल न्यूक्लिक एसिड इन्फेक्शन करे तो वो उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, वायरोइड इन्फेक्शन बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां पर दो चीजें बनी, एक बैक्टीरिया बना, एक बना आपका बच्चा वायरस। ठीक है,
दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस उसके बारे में चर्चाएं करेंगे, लेकिन सबसे पहले बताऊंगा कि बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया के बारे में हम बात करें, एक सेल वॉल था, ठीक है। ये सेल वॉल किसका बना है, क्वेश्चन आ सकता है विच वन इज करेक्ट और इनकरेक्ट में। पेप्टिडोग्लाइकेन, बच्चों बुधवार को टेस्ट आप लोगों का, बुधवार को सर्जिकल स्ट्राइक बैच, हाँ आप लोग का भी, और चंद्रयान बैच दोनों का ही क्या है, टेस्ट है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है। तो सेल वॉल जो है, सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होगा या पॉलीसेकेराइड का बना होगा। ठीक है, सेल वॉल जो होगा, ठीक है, बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन का या पॉलीसेकेराइड का बना होगा। एक क्वेश्चन ये आता है। एक स्लाइम लेयर होता है, जो बैक्टीरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं वो बता सकता हूं मैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं। ये प्रोटेक्टिंग चिपचिपी लेयर है ना, प्रोटीन लेयर है और चिपचिपी लेयर है, राइट, प्रोटेक्शन काम करता है। तीसरी लेयर की हम लोग बात करें, एक होता है आपका सेल मेम्ब्रेन, एक होता है आपका सेल मेम्ब्रेन, जो कि किससे बना होता है बच्चों, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो पार्ट होगा वो भी क्या होगा, प्रोटेक्टिंग लेयर होगा। अब सेल मेम्ब्रेन फोल्ड करेगा, अपने आप को फोल्ड कर लेगा, और सेल मेम्ब्रेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा। क्या बनाएगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलेंगे बच्चों, अपन इसको बोलेंगे मीजोसोम। क्या बोलेंगे, मीजोसोम। और ये मीजोसोम किस आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सारी, रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन, ये श्वसन के लिए जिम्मेदार है। रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन की बात हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन लोग बैक्टीरिया की बात करते हैं। सेल वॉल जो होगा पेप्टिडोग्लाइकेन और पॉलीसेकेराइड का बना होगा। स्लाइम लेयर जो होगा प्रोटेक्टिंग चिपचिपी लेयर होगी, है ना। सेल मेम्ब्रेन जो होगा प्रोटेक्टिंग लेयर होंगे, और फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होंगे मीजोसोम होंगे। रेस्पॉन्सिबल रेस्पिरेशन, मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, आपके दिल्ली में बहुत अच्छी वैकेंसीज है, राजस्थान में बहुत अच्छी वैकेंसीज है। दिल्ली में ESI जॉइंट डायरेक्टर मेरे रिलेटिव्स ही हैं, तो बता रहे थे कि ये वैकेंसी लगभग 4 से 5 साल बाद आई है, और इस पर बहुत ज्यादा बच्चों का क्या ही अभी अच्छा मतलब पिछली बार भर्तियां बहुत, मतलब पद बहुत कम थे, पोस्ट कम थी, इस बार अच्छे खासे पोस्ट है। तो आप आराम से रेडियोग्राफर के लिए लगा सकते हो, जूनियर रेडियोग्राफर के लिए लगा सकते हो, LT का जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी, और आगामी जो बैच अपने चालू होने वाले हैं ECG और OT के लिए, तो उनके लिए भी आप बैच लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। तो अच्छे से आप लोगों को पढ़ाई करनी है और खूब अच्छे से आप लोग मेहनत करनी है। तो बैक्टीरिया की बात हो गई है, और अपन ने वायरस के अपन लोग बात करेंगे थोड़ा सा, पर बैक्टीरिया के क्वेश्चन जो बनते हैं उनके बारे में बता दिए हैं। सेल वॉल प्रोटेक्टिंग लेयर है, स्लाइम लेयर, 3 लेयर होती हैं, तीनों लेयर प्रोटेक्शन का काम करती हैं। और जब आप पेप्टिडोग्लाइकेन पॉलीसेकेराइड का बना होता है, अगर ये सेल वॉल, एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं, अगर ये सेल वॉल ज्यादा मोटी हो जाए, ठीक है, तो उनको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, राइट, उनको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर ये आपका पेप्टिडोग्लाइकेन का लेयर मोटा हो, अगर ये पेप्टिडोग्लाइकेन का लेयर आपका थिन है, समझ में आ रही बात, अगर ये पेप्टिडोग्लाइकेन का लेयर मान लीजिए थिन है, तो ऐसे बैक्टीरिया कौन सा होता है, ये बैक्टीरिया कहलाते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये होता है आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर है बच्चों। तो क्वेश्चन बेसिक है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जो पेपर बनेंगे एक ही जो है कैटेगरी वाले लोग डिसाइड करेंगे। तो ऐसा नहीं सोचना है कि मैं तो LT वाला ही पढ़ूंगा, RT वाला नहीं पढ़ूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के आने वाले हैं, इस पर थोड़ा सा विशेष आप लोग ध्यान देंगे, क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी में अगर आपने चकमा खा लिया, फर्जी टीचर्स के आप चले गए, देखो बच्चा भीड़ कितनी मैटर नहीं करता, आपका रिजल्ट। बहुत सारे लोग यहाँ से मैं कहता हूँ रिजल्ट में बात करो, रिजल्ट तुम लोगों से 10 गुना बेटर है, और तुम लोग मेहनत करो तो तुम्हारा भी, पर तुम लोग मेहनत नहीं, तुम लोगों को तो बस क्या ही बताएं, बच्चों के साथ खिलवाड़ करना है बस। तो बैक्टीरिया की बात कर रहे थे, बैक्टीरिया में एक पहली लेयर होती है सेल वॉल, जिसकी थिक लेयर होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। थिन लेयर होती है तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन या पॉलीसेकेराइड का बना होता है। स्लाइम लेयर जो होता है प्रोटेक्शन का काम करता है। चिपचिपी लेयर होती है। तीसरा होता है सेल मेम्ब्रेन, जो कि प्रोटेक्शन काम करता है। ये मेम्ब्रेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा, जिसे हम लोग मीजोसोम बोलेंगे, और ये किसके लिए होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा रेस्पिरेशन के लिए, राइट। अगर हम लोग बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर 2-4 चीजें और भी हैं जिनके ऊपर अपन चर्चाएं कर सकते हैं, ठीक है। उनमें सबसे पहले अपन बात करें राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम पे क्वेश्चन कैसे आता है ये बताता हूं। देखो, जो जितने भी बैक्टीरिया हैं वो होते हैं प्रोकैरियोट्स, और बैक्टीरिया के अलावा जो जीव होते हैं प्रोकैरियोट्स के अलावा, जो तो होते हैं यूकैरियोट्स। तो जिनके अंदर दोहरी झिल्ली युक्त वाले कोशिकांग होते हैं वो तो होते हैं यूकैरियोट्स। जिनके अंदर दोहरी झिल्ली युक्त वाले कोशिकांग नहीं होते,
डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स नहीं होते, वो होते हैं आपके प्रोकैरियोट्स। तो दोहरी झिल्ली वाले हैं, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है, वो तो क्या हो जाएगा आप लोगों का समझने की कोशिश करना, डबल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी वगैरह, ये तो है यूकैरियोट। और जिनके अंदर ये सब नहीं है वो क्या है आपके प्रोकैरियोट्स। लेकिन क्वेश्चन ऐसा आता है कि बताइए ऐसा कौन सा पहली बात तो ये दोहरी झिल्ली नहीं है, सिंगल मेम्ब्रेन है, सिंगल, ये क्वेश्चन आ चुका है, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, एक मिनट, मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, इसको बोल सकते एकल झिल्ली, एकल झिल्ली युक्त कोशिका, सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, अब ये एकल झिल्ली युक्त वाला रहना किसमें चाहिए था, केवल प्रोकैरियोट्स में, आगे बात समझ। लेकिन एकल झिल्ली का होते हुए कहां भी मिलता है, यूकैरियोट्स में भी मिलता है। तो क्वेश्चन आता है कि एकल झिल्ली युक्त ऐसा कोशिकांग जो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा, राइबोसोम। ये एकल झिल्ली वाला होता है ना, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, प्रोकैरियोट्स में मिलेगा, यूकैरियोट्स में मिलेगा। अब बात कर लेते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में मिलेगा कौन सा मिलेगा, 70S टाइप का राइबोसोम मिलेगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये बोरिंग टॉपिक है, बेटा 3 से 4 क्वेश्चन ले रहा है आपका बेसिक, इसलिए मैंने समुद्र से उठाई है चीजें आज। समझ में आ रही बात, ये मत सोचना कि सर ये तो नहीं आता, बिल्कुल गलत फहमी है तुम लोगों की। और यूकैरियोट्स अगर हम बात करें तो कौन से राइबोसोम आपके, 80S राइबोसोम। अगर हम लोग बात कर लें 70 और 80S की, तो 80S की 2 यूनिट है, एक स्मॉल यूनिट है, राइट, ठीक है, और एक आपकी लार्ज यूनिट है। स्मॉल यूनिट जो कौन सी है आपकी, स्मॉल यूनिट होगी आपकी 40S, और लार्ज यूनिट कौन सी होगी 60S। आगे बात समझे, ऐसे आपकी प्रोकैरियोट्स के अंदर 2 यूनिट होगी, स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट। जो स्मॉल यूनिट होगी वो कौन सी होगी 30S होगी, लार्ज यूनिट कौन सी होगी आपकी 50S होगी। आगे बात समझ, ऐसा टोटल करने की जरूरत नहीं कि 30 50 कर रहे हो 80, ऐसा नहीं होता। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर हम लोग बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो कौन से होते हैं आपके 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। 30S तो आपकी स्मॉल यूनिट हो गई, और 70S कौन सी होगी आपकी लार्ज यूनिट हो गई। यहां तक क्लियर है मेरे साथ, यहां तक आप लोग कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं, तो आपका जो ये राइबोसोम का काम क्या है, ये बिल्कुल जो काम क्या होगा, बैक्टीरिया के अंदर जितना भी प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है, देखो प्रोटीन फ्रेगमेंट से बनाए के तरह देखा जाए तो प्रोटीन सिंथेसिस जितना भी होगा बैक्टीरिया में, है ना, क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करने वाला सेल ऑर्गेनेल कौन सा है, तो कौन सा होगा आपका 70S टाइप के राइबोसोम, राइट। तो कई बार क्वेश्चन, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन दे देता हूं आप लोगों को, मान लो क्वेश्चन इस तरह से आ रहा है, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, हिंदी में समझा दूंगा, ठीक है। विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट, विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट, ऐसा क्वेश्चन में, हालांकि आप लोगों को पेपर मिलेगा ऐसा आप लोगों को वेडनेसडे को, तो उसको आप देखेंगे, है ना। तो अगर मान लो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का आ रहा है, ठीक है, विच वन इज करेक्ट, कौन सा सही है, क्वेश्चन स्टेटमेंट दिए जाएंगे कौन सा सही, तो जिसमें सबसे पहला आएगा राइबोसोम प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ओनली, राइट, ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम इज सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि एकल झिल्ली वाला होता है कोशिकांग आपका राइबोसोम। तीसरा ऑप्शन ये है आपका राइबोसोम डज नॉट प्ले रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। देखो तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि आपका राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में कोई योगदान नहीं देता है, और आपका डी ऑप्शन है राइबोसोम प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बोथ सेल्स। और एक ई ऑप्शन भी दे रहा हूं मैं, और ई ऑप्शन आपको दे रहा हूं, वहां पर 2 ही ऑप्शन, सॉरी 4 ही ऑप्शन होंगे, और आपका जो ये ऑप्शन होगा बी एंड डी बोथ। बोथ वाले कई बार आंसर आते हैं, तो आपको इस पर ध्यान देना। देखिए राइबोसोम प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ओनली, देखो न्यूक्लियस में कभी राइबोसोम होता ही नहीं है, साइटोप्लाज्म होता है, तो ये गलत हो गया, आपने वो क्या पूछा गया, करेक्ट, राइट बच्चों। चले
आगे बात करते हैं, राइबोसोम इज सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन। हाँ, एकल झिल्ली युक्त वाला कोशिकांग है। राइबोसोम डज नॉट प्ले रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, गलत बात। प्रोटीन सिंथेसिस तो राइबोसोम करता ही है ना, तो नहीं करता है तो गलत बात है, करता है। राइबोसोम प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों मिलता है, तो अब बी भी सही है, डी भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ई, बी एंड डी बोथ। क्लियर है? मेरे हिसाब से यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बात कर लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को यहां तक बता दिया, उसके मैंने आपको मेसोसोम के बारे में बता दिया। अगला क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकता है इस तरह से, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन प्रोकैरियोट्स। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोकैरियोट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं। मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या, बैक्टीरिया का ऑप्शन नंबर आ सकता है 1 का, आपका था 1, बी का ऑप्शन है 2, सी का ऑप्शन है इन्फिनिटी, डी का ऑप्शन है 0। तो भैया ये बताइए कि प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो आंसर क्या आएगा? 1। आपको इस तरह घूमना नहीं है, आपको क्वेश्चन घुमा सकता है इस तरह से, तो ये ध्यान रखना है कि नंबर 1 होता है आपका क्रोमोसोम। प्रोकैरियोट्स के जो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी संख्या होती है 1। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को फिर देखा, ये आपको मिलेगा, क्वेश्चन अपन करेंगे, पर 2-3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को और करवा देता हूं, जिससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस बना रहेगा और आप लोग अच्छे से 2-4 क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आप लोगों को इस तरह से आ सकता है कि बैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम वायरस टू। आपका जो बैक्टीरिया वायरस से डिफरेंशिएट कैसे करता है? ऑप्शन नंबर ए, वे ऑफ लिविंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, वे ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, वे ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी बोथ। देखिए बच्चों, अब आप देखो, सुनो, आपका जो बैक्टीरिया है वो उसका जीने का तरीका कैसा है कि वो कभी सड़े गले को खा सकता है, कोई बैक्टीरिया सड़े गले पदार्थ को खा सकता है, कोई बैक्टीरिया क्या करेगा कि आपके जीवन के अंदर जाकर इन्फेक्शन। लेकिन वायरस क्या करता है, समझ आ रही है? वायरस क्या करेगा, वायरस जीवन के अंदर है तो ही काम करेगा, बाहर सड़े गले पदार्थ होंगे तो बैक्टीरिया, वायरस सड़े हुई चीजों को नहीं खाता लेकिन बैक्टीरिया खाता है, तो वे ऑफ लिविंग दोनों का अलग अलग है। आगे बात समझ। अगला ऑप्शन है वे ऑफ न्यूट्रिशन, समझ में आ गया? न्यूट्रिशन वही सड़े गले वाली बात है। तो जीने का तरीका कैसे हुआ, अलग अलग है कि भैया वो जीवित मनुष्य में या जीवित जीव में जाएगा तो लिविंग, अदरवाइज नहीं है। तो वे ऑफ लिविंग में क्या है, डिफरेंस है। दूसरा क्या है, वे ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण में भी डिफरेंस है कि भैया अगर वो पोषण जो है आपका बैक्टीरिया बाहर सड़े गले पदार्थ तो कर सकता है, लेकिन वो तो बाहर खुद ही क्या होता है, वायरस क्रिस्टल होता है। वे ऑफ ट्रांसमिशन का वे क्या अलग अलग नहीं है। देखो, अगर वो इन्फेक्शन करेगा तो मानव को इन्फेक्शन करने के लिए वो किसी भी रास्ते जा सकता है। आपका बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, वो दोनों ही इन्फेक्शन करने के लिए आपको आपके नेजल पाथवे जा सकते हैं, बैक्टीरियल पाथवे जा सकते हैं, वो बात अलग, मर जाएंगे, कोई मरेगा कोई जिएगा, पर ट्रांसमिशन कहीं से संभव है। तो ये तो सेम है दोनों का। अगर आपसे पूछ लेता है कि सिमिलर का है, तो वे ऑफ ट्रांसमिशन में तो सिमिलर है, लेकिन वे ऑफ लिविंग में वे ऑफ न्यूट्रिशन का डिफर करते हैं, डिफरेंट चीजों की तरह से रहते हैं, डिफरेंट तरीकों से पोषण करते हैं। तो आंसर आएगा आप ए एंड बी। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग को मिलेंगे। आज तो बहुत बेसिक सा अपने एनाटॉमी का सेशन लिया है, आगे बहुत सारा पढ़ना है। 3 महीने के अंदर 3 से 4 महीने का टाइम अपने लिया है एसआईसी बैच का। आपके एग्जाम तक बहुत सारे टेस्ट सीरीज चलाना है, रेगुलर टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन ऑनलाइन सारे बच्चों को बता देता हूँ। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वीक में 2 बार होगी, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी वीक में 3 बार होगी। आप लोगों को रेगुलरली टेस्ट देने हैं, टेस्ट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। जितने टेक्निकल टीम मिली है, जब भी आपको टाइपिंग वगैरह करेंगे, सारा सब कुछ आप लोगों को ऑलरेडी तैयार है। इसके साथ ऑनलाइन वाले बच्चों को हम लोग साइंस का, मैथ का, रीजनिंग का, जीके का बुकलेट दे रहे हैं, सब बराबर उनकी क्लासेस भी लगेगी। अगर आपको कोर्स परचेज करना है, हेलिक्स पैरामेडिकल ऐप पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर लॉगिन कर सकते हैं, वहां पर कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और एक बार और बता दूं, हेलिक्स से तो मुमकिन है, भरोसा करिए, बढ़ोगे, निकलोगे आगे। भरोसा नहीं करोगे तो शायद नहीं कर पाओगे। ऑल द बेस्ट, लगे रहिए। ईएसआईसी बैच आप लोगों को बहुत आगे लेके जाएगा। देखो, जिन लोगों के पास कोई मिले, कुछ बोल रहे हैं कि यार मेरा नहीं हो पाएगा, मैं तो तैयारी नहीं करा, मैं तो परसेंटेज बेस की भर्ती पे अटका हुआ था। देखो, वो आपका समस्या है। एक बार गोल्डन चांस है, 3 महीने 4 महीने बाद एग्जाम है, लटकना नहीं पड़ेगा। सेंट्री वैकेंसी, इसके जस्ट बाद एनटीपीसी की भर्ती आने वाली, यूपी के अंदर वैकेंसी आ चुकी है ना, यूपी में वैकेंसी है, एनटीपीसी में वैकेंसी, आरआरबी में आ जाएगी आप लोग का। इसमें एसआईसी मोलेट वैकेंसी, डीएसएसबी का एग्जाम शायद फरवरी में जाएगा डीएसएसबी। अगर किसी ने DSSSB का किसी ने अगर एग्जाम दे रखा हो
फॉर्म भर रखा हो तो उसका एग्जाम जाएगा आपका जनवरी और फरवरी। तो इस पर विशेष ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, सारे टीचर्स आपके लिए काम कर रहे हैं। कल और आप लोगों को अच्छी क्लास मिलेगी, मैथ रीजनिंग स्पेशल की आपको 2 घंटे क्लास लाइव जल्दी हो जाएगी। आज तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि आज थोड़ा सा हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच चल रहा है तो वो देखेंगे, बट आगे की क्लास आज आपकी प्रॉपर होंगी। थैंक यू सो मच। परिवार के साथ बने रहिए, प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।